हेलो, हाय, व्हाट्सअप गाइस, नमस्ते और बाकी सब जो भी है। आज हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक गुडविल। गुडविल कोई चैप्टर नहीं है आपके बुक में, ये एक टॉपिक है। और मैं अगर एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में इस टॉपिक से शायद ही 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, शायद ही। बट फिर भी आपकी पूरी क्लास 12th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आगे आपके जितने भी चैप्टर हैं उसमें गुडविल आने वाला है, चाहे वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो, डिसोल्यूशन हो, या दूसरी सेकंड बुक हो या थर्ड बुक हो, हर बुक में गुडविल का कहीं ना कहीं यूज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू से एंड तक अच्छे से समझो। मैंने गुडविल को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मीनिंग, वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं कि गुडविल का क्या मतलब है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुडविल का मतलब है ब्रांड, रेपुटेशन और पता नहीं क्या क्या, बट एक्चुअली में उसका मतलब क्या है वो बताओ। मैं सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कि गुडविल हर वो चीज जो आपने पुराने टाइम पे मेहनत की है बट उसका आपको आगे चल के रिटर्न मिल रहा है, वो आपके लिए गुडविल है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं। मैंने जब ये YouTube पेज स्टार्ट किया, मैंने पेज स्टार्ट किया था 1 जनवरी को। मैंने जनवरी 1 को ये पेज YouTube का स्टार्ट किया। ध्यान से समझना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, रियल बात है। आज मई में है, अभी हम लोग मई चल रहा है। जब मैंने 1 जनवरी को अपना ये YouTube पेज स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ी। बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, माइक हो गया, स्टैंड हो गया, कैमरा हो गया, और भी काफी चीजों की जरूरत पड़ी। तब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो मैंने जैसे तैसे कुछ पैसे अपने जोड़े और कुछ पैसे लोगों से लेके मैंने जैसे तैसे फिलहाल वीडियो स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो मुझे क्या 1 जनवरी या 2 जनवरी को ही कुछ इनकम यूट्यूब से होना चालू हो गई? तो नहीं, मैंने पूरी जनवरी काम किया, फेब काम किया और मार्च भी काम किया। जब मार्च एंड में अप्रोक्सीमेटली मैं डेट बताऊंगा तो 27 मार्च के आसपास मुझे यहाँ से यूट्यूब से कुछ इनकम आना स्टार्ट हुई। कितनी इनकम आना स्टार्ट हुई मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं बोलता हूँ वो इनकम थी, मान लेते हैं 1000 रुपीज। मैं रियल नहीं बता सकता हूँ, बट 1000 रुपीज मुझे ऑन एन एवरेज मार्च के आसपास मिलना स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद आया अप्रैल, और आज की तारीख में मैं बोलता हूँ अगर ये 1000 थी तो इसकी 5 टाइम्स मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है। 5000 रुपीज मुझे यहां से मिलना स्टार्ट हो। आज सुबह की बात है, आज ही की बात है, यहाँ पे मुझे एक मैम का फोन आया। एक्चुअली में वो मैम इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ाती थी। तो उनका प्रपोजल था कि सर आपके चैनल में अकाउंट्स तो पढ़ाया ही जा रहा है, क्यों ना आप अपने चैनल में इकोनॉमिक्स और बीएसटी भी स्टार्ट करो। मैं आती हूँ और हम लोग मिलके स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग के चैनल में बाकी सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। मेरे को लगा ये भी ठीक है, मतलब अगर वो मैम आएंगे तो मेरा चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तो फिर मैंने मैम से कहा कि अच्छा तो आप कब से आएंगी? तो उन्होंने बोला मैं कल से आऊंगी। और अगर वो सपोज कल से आती हैं, लाइक मई के 2 मई से वो अगर आती हैं, और अगर मुझे फिर से यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट होगा तो वो उस प्रॉफिट में से हिस्सा भी मांगेंगी। मान लेते हैं अगर इक्वल तो वो बोलेंगी कि सर 2500 तो मुझे दो, 2500 अपने पास रखो। तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने इतनी मेहनत की, यहाँ जनवरी से लेके मई तक इतनी मेहनत की। शुरू में मुझे कुछ भी मनी नहीं इनकम होता था, कुछ भी नहीं होता था। मैंने बहुत सारे स्ट्रगल किया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा मनी रिसीव हुआ, फिर ज्यादा हुआ। मैम को तो पहले दिन से ही 2500 रुपये मिलना स्टार्ट हो गया। उनको पहला फायदा। दूसरा फायदा, उनको तो बोर्ड, मार्कर, स्टैंड, कैमरे, लाइट, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, सब कुछ उनको बना बनाया मिल गया। तो मैंने मैम से कहा कि मैम मेरे को तो बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा, आपकी साइड से क्या हुआ? तो उन्होंने कहा ठीक है, जो बोर्ड का, जो मार्कर का और ये जितने भी आप सामान यूज करते हैं इसका मुझसे आप पैसा ले लो। मैंने कहा वो तो मैं लूंगा ही, और मैंने उनसे वो पैसा लिया। जो वो पैसा देंगे उसको कहेंगे कैपिटल, क्योंकि वो हमारे बिजनेस में एक तरीके से ज्वाइन हो रही है। तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि मुझे आप कुछ कैपिटल दो। उन्होंने कहा ठीक है, कैपिटल ले लीजिए और बाकी हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा 1 मिनट और, अभी नहीं। ये जो मैंने मेहनत की है, बोर्ड तो अपनी जगह ठीक है, पर जो मैंने मेहनत की है, ऑडियंस को इकट्ठा किया है, उसका क्या होगा? उसका भी तो कुछ बनता है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उसका जो पैसा वो मुझे देंगी, उसको क्या कहेंगे? गुडविल का। मैं अगर ये कहूं कि अगर इंस्ट्रूमेंट्स का पैसा मिलेगा तो उसको कहते हैं कैपिटल, पर अगर आपके हार्डवर्क का कुछ पैसा या पास्ट एफर्ट्स का पैसा मैं कह सकता हूं अगर हो रहा है, तो आपको क्या कहेंगे? उसको गुडविल।
कि जो आपने पुराने टाइम पे एफर्ट किया है उसका आपको आगे चल के रिटर्न मिलने वाला है, उसको क्या कहेंगे? गुडविल। अच्छा, तो इसी चीज को कहते हैं गुडविल, जो आपने पुराने टाइम पे मेहनत की है। यहां तक क्लियर है? अब पॉइंट क्या है कि मैं उनसे कितना गुडविल का पैसा मांगूंगा, मैं कितना मांगू, ये भी तो एक जजमेंटल है, ये भी एक नेगोशिएशन हो सकता है। मैं बोलूंगा मुझे ना आप 1 लाख रुपए दो, वो बोलेंगे नहीं मैं तो 80,000 ही दूंगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर पे वैल्यूएशन में। इसमें हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं कि एक्चुअल में कितना मुझे पैसा उनसे मांगना चाहिए। और ट्रीटमेंट में क्या सीखेंगे? ट्रीटमेंट में सीखेंगे कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसकी जर्नल एंट्री के फॉर्म में क्या जर्नल एंट्री की जाएगी, और वो सारी चीजें। तो ये हम लोग का बहुत आगे का टॉपिक है। फिलहाल हम लोग वैल्यूएशन सीखेंगे। अच्छा, गुडविल के बारे में अगर थोड़ी सी बातें और बताऊं तो गुडविल 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, परचेज का मतलब क्या है? जो आपने गुडविल खरीदी है, और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जो आपने खुद से बनाई है। तो इस एग्जाम्पल में कि कौन सी गुडविल, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सेल्फ जनरेटेड का या परचेज का? तो ये एग्जाम्पल था सेल्फ जनरेटेड का, क्योंकि मैंने खुद से अपनी मेहनत से गुडविल बनाई है। कभी कभी क्या होता है, परचेज का अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं, एक बना बनाया बिजनेस बना हुआ है, मैं आज गया और मैंने कहा मैकडी का बिजनेस मुझे खरीदना है या मुझे पिज्जा हट खरीदना है, तो उनकी ऑलरेडी मार्केट में रेपुटेशन बनी हुई है, उन्होंने पहले बहुत सारा मेहनत किया हुआ है, उसका वो जो एक्स्ट्रा मुझे पैसा लेंगे उसको कहेंगे गुडविल। अगर मैं बोलूं पिज्जा हट की वैल्यूएशन, पिज्जा हट की वैल्यूएशन, अब पिज्जा हट की वैल्यूएशन का क्या मतलब है? मतलब उनके टोटल जितने भी एसेट्स हैं वो मान लेते हैं 200 करोड़ के। तो मैं गया, मैंने बोला कि पिज्जा हट मुझे आपका बिजनेस खरीदना है, तो बोले हमारा एसेट्स तो 200 करोड़ का है, बट उन्होंने मुझसे मांगे कितने? 250 करोड़। जो ये 50 करोड़ वो मुझसे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, ये गुडविल का है। 200 करोड़ तो उनके एसेट्स हैं, मतलब उनकी मशीन है, उनकी लेबर है, और जितने भी उन्होंने अपने बिजनेस में मशीन्स लगाई हैं या एसेट्स लगाए हैं उसके पैसे मांग रहे हैं। बट ये जो एक्स्ट्रा 50 करोड़ है ये अपनी गुडविल का मांग रहे हैं, जो उन्होंने पहले से मेहनत की थी उसका पैसा। इसको कहेंगे परचेज गुडविल। अच्छा, एग्जाम में 1 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, इनका डिफरेंस आ सकता है या इनके बारे में आ सकता है, तो मैं सिर्फ 2 ही पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, जो आप लिख सकते हो। परचेज गुडविल अगर आप खरीदते हो, पेमेंट करते हो ऑब्वियसली, तो इसका जो अकाउंटिंग होगी वो बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। मतलब परचेज गुडविल आपकी बुक्स में शो होती है, शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट। ये आपकी गुडविल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होती है, मतलब बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं शो होती है, कहीं ना कहीं के एसेट्स है। गुडविल आपके लिए क्या है? एसेट्स है। वैसे ये इनटेंजिबल एसेट्स है क्योंकि आपको दिखती नहीं है, तो ये आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होगी, ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं होगी, नॉट शो। अच्छा, दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ अमाउंट आप पे करेंगे, और ये पे जरूर करना है। तो ये क्या होगा? सम अमाउंट टू बी पेड, सम अमाउंट टू बी पेड, कुछ अमाउंट पे करना जरूरी है, नो अमाउंट इज टू बी पेड। ये तो इनके बीच का डिफरेंस हो गया और इनके टाइप्स के बारे में बात होगी। अब अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो वैल्यूएशन 3 टाइप में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में वैल्यूएशन आपका डिवाइडेड है। कौन से हैं 3 पार्ट? आओ देखें। सबसे पहला मेथड होता है एवरेज मेथड, मतलब जो वैल्यूएशन आप करोगे उसके 3 मेथड में ये कह सकता हूं। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या होते हैं ये मेथड, कब कौन सा मेथड लगाया जाता है, वो सारी बातें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। एवरेज मेथड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपल और वेटेड। सुपर प्रॉफिट के कोई पार्ट नहीं है। कैपिटलाइजेशन भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो है ऑन बेसिस ऑफ, मार्कर क्यों खराब हो गया, ऑन बेसिस ऑफ एवरेज मेथड, और यहां पे ऑन बेसिस ऑफ
सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसके टाइप्स हैं और अब हम लोग इसके वैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, और सीधा हम लोग एवरेज मेथड से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आइए अब हम लोग सीधा पहला मेथड करते हैं, एवरेज मेथड। ये अलग अलग तरीके हैं गुडविल की वैल्यू निकालने की। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है। 2020 चल रहा है, ये 2019 है, ये 18 है और ये हो गया आपका 17। यहां पे मेरे पास एक ऑफर आया उसी मैम का, बीएसटी मैम का। ठीक है, और पिछले अगर मैं 3 साल के प्रॉफिट की बात करूं तो इस साल मुझे प्रॉफिट हुआ था 40,000, इस साल मुझे प्रॉफिट हुआ था 50,000 और इस साल मुझे प्रॉफिट हुआ था 30,000। इधर मेरे पास ऑफर आया बीएसटी मैम का कि सर मुझे भी ज्वाइन करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैम ज्वाइन करिए और मुझे कुछ गुडविल का पैसा दीजिए। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, कितना गुडविल का पैसा दें? मैंने कहा मैम आगे मुझे ना 1 लाख का मुनाफा होगा तो मुझे 50,000 आपका होगा, 50,000 मेरा होगा, तो वो मुनाफे का मुझे कुछ हिस्सा दे दीजिए 50,000। बेसिकली मैंने आगे के प्रॉफिट को एस्टिमेट लगाया। उन्होंने बोला सर जो आप आगे का प्रॉफिट सोच रहे हैं वो गलत भी तो हो सकता है। मैंने कहा वो सही भी हो सकता है। तो हमारे जो ओपिनियन होंगे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे कि आगे कितना मुनाफा हो। आगे का प्रॉफिट कोई भी जज नहीं कर सकता, एक हम लोग एस्टिमेशन लगा सकते हैं। तो मैंने कहा मतलब इस चीज पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए अलग अलग मेथड बनाए गए, जिसमें पहला मेथड है एवरेज मेथड, कि आप लोग लड़ो मत, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है इस मेथड से कैलकुलेट करना है। अच्छा, इस मेथड में क्या बोला है कि पिछले 3 साल, इस मेथड में ये बोला है कि पिछले 3 साल का अपना एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और लगभग उतना ही प्रॉफिट आपको आगे होगा, ऐसा मान के चलो। एस्टिमेशन है, कोई गारंटी नहीं है, ये सब एस्टिमेशन पे चल रहा है। ठीक है, हो सकता है उतना हो सकता है उससे ज्यादा, हो सकता है उससे कम भी हो, तो ये सब एक एस्टिमेशन है। अच्छा, ये क्या 3 साल हमेशा सिर्फ 3 ही साल है? तो नहीं, क्वेश्चन में लिखा होगा कि पिछले 3 साल का आपको प्रॉफिट लेना है, 4 साल का लेना है, 5 साल का लेना है, कितने भी साल का। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि पिछले 3 साल का ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट निकल रहा हो उतने प्रॉफिट का हिस्सा मैम से मैंने मांग लिया। मैंने कहा पिछले 3 साल से एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले? तो किसी भी चीज का एवरेज, जैसे प्रॉफिट निकालना है किसी भी चीज का, मैं अगर बोलूं एवरेज कैसे निकालते हैं तो बहुत आसान है और आपको भी पता है। जब 12th कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज या एवरेज निकालोगे, कैसे निकालोगे? सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ दोगे अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर दोगे जो कि 5 है। इसी तरीके से जितने भी साल के प्रॉफिट हैं सबको जोड़ दोगे, तो मैं लिखता हूं टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, ये इसका फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब टोटल नॉर्मल प्रॉफिट 40,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 अपॉन 3, ये कितना हो गया? 1,20,000 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 40,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो क्या मैं मैम से 40,000 रुपए मांगूंगा? तो गुडविल का भी एक फॉर्मूला होता है, गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये कौन सा टर्म आ गया अभी बताते हैं। बाय द वे घबराओ नहीं, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, पर इसका मतलब क्या है अभी समझाते हैं। 40,000 सपोज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है 2 सपोज, तो ये हो गया 80,000 आपकी गुडविल हो गई, ये आपका आंसर हो गया। एक नंबर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, तो मैं जो मैम से पैसा मांगूंगा वो आगे की सिर्फ 1 साल तक का ही प्रॉफिट का मांगूंगा। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मैंने जब YouTube का पेज बनाया 1 जनवरी से लेके, उसका क्या मुझे फायदा सिर्फ अगले 1 ही दिन होने वाला है या 10 दिन होने वाला है, 1 साल होने वाला है, 1 महीना होने वाला है, 2 साल होने वाले, 10 साल, कितना टाइम होने वाला है कोई बता सकता है? तो नहीं, ये एक एस्टिमेशन है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूं तो मुझे आगे चल के इतने टाइम तक मुनाफा तो होता ही रहेगा। ये मेरी एक एस्टिमेशन है, ये चेंज भी हो सकती है। तो ये मैं मैम को बताऊंगा कि मुझे आगे चल के कितने टाइम तक का गुडविल चाहिए, उसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इस क्वेश्चन में मैंने मांगा है 2 साल तक, ये हो सकता है 3 साल हो,
हो सकता है 4 साल हो सकता है 5 साल हो, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। बट इसका मतलब ये है कि जो आपको एफर्ट्स का जो आपको एडवांटेज मिलने वाला है वो कितने टाइम तक होगा। ठीक, तो ये आपका पूरा गुडविल का वैल्यूएशन हो गया एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसी चीज को मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालूं तो देखो कैसे होगा। उसमें भी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। क्या चेंजेस होगा वेटेड एवरेज में, पहले तीनों साल का प्रॉफिट लिख लो, 2017 से 18 साल, 2018 से 19 और 2019 से 20 कितने कितने प्रॉफिट हुए, यहां लिख दो प्रॉफिट 40,000, 50,000 और 30,000, यहां लिख दो वेट। अब ये क्या मतलब है अभी बताते हैं। वेट हमेशा 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये होता क्या अभी बता रहे। फिर यहाँ लिख दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, इसका और इसका, मतलब प्रॉफिट का और वेट का। 40,000 इंटू 1 40,000, 50,000 इंटू 2 1,00,000, अच्छा 30,000 इंटू 3 90,000। इनका टोटल करो और इसका भी टोटल करो, ये हो जाएगा आपका 2,30,000 और ये कितना होता है 6। अब वेटेड एवरेज का प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा यहां पे लिख देते हैं। वेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ये इसका फॉर्मूला है लिख लो, अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मैंने निकाल लिया 2,30,000 अपॉन 6, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 38,334। गुडविल के केस में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, गुडविल के केस में यहां पे आप बस लिख देंगे वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, सेम फॉर्मूला है। और यहां पे ये बदल के कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इनटू जो भी गिवन हो नंबर ऑफ इयर्स परचेज, और ये अप्रोक्सीमेटली 76,668 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो कुछ भी कैलकुलेशन में ही थोड़ा सा जो है सो है, बाकी इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वेटेड में हमेशा 1 2 3 से ही लिया जाएगा। अब इन सब का पहले मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पहले साल का प्रॉफिट था वो सबसे कम माना गया है, उसके अगले साल का प्रॉफिट उससे कहीं ज्यादा माना गया है, उससे थर्ड ईयर का प्रॉफिट उससे कहीं ज्यादा माना गया है। बेसिकली वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये कहने की कोशिश करता है कि जो कंपनी को या जो फर्म को प्रॉफिट होता है शुरू के सालों में कम प्रॉफिट होता होगा और आगे चल के आपका प्रॉफिट डबल या ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ये एक एजम्पशन लिया जाता है। तो वेटेड में इस तरीके से फॉर्मूला बनाया जाता है और एज सच देखेंगे तो कुछ खास भी डिफरेंस नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, एवरेज मेथड खत्म हो गया। दूसरा कौन सा है, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। मैं बता दूं एवरेज प्रॉफिट मेथड सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रिकी है, बट आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ भी ट्रिक नहीं थी। इसमें ट्रिक क्या थी, जो आपको आने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें ये जो प्रॉफिट तो गिवन होगा पर ये प्रॉफिट ना गलत गिवन होगा, ये प्रॉफिट गिवन होगा पर ये प्रॉफिट गलत होगा और कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे और बोले गए होंगे कि उस एडजस्टमेंट से इन प्रॉफिट को सही करो और फिर इसी तरीके से करो। तो आपको बस इस प्रॉफिट को सही करना आना चाहिए, बाकी इस कॉन्सेप्ट में कुछ बचा ही नहीं है। एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सारे एडजस्टमेंट्स होंगे, सारे एडजस्टमेंट समझा दूंगा जो मैक्सिमम इस टॉपिक में आ सकते हैं। उस क्वेश्चन में सब कुछ समझ लो और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड करेंगे। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ जी, तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ा उसके बेस पे एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर करा दूंगा। क्वेश्चन आपकी टीएस गरेवाल बुक में से है और ये बुक है 2019 एडिशन की, इस बुक से है। और अगर मैं बात करूं पेज नंबर 3.30 है, क्वेश्चन नंबर 12 है इस बुक से। और जिसके पास बुक नहीं है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, तब तक मैं भी क्वेश्चन लिख ले रहा हूं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन ना मैंने लिख दिए सारे प्रॉफिट्स और गुडविल का फॉर्मूला भी लिख दिया है और नीचे एवरेज प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लिख दिया है। यहां पे लिखा है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट लिखा है। अब आप देखेंगे इस प्रॉफिट्स के नीचे
कुछ एडजस्टमेंट भी थे और वही एडजस्टमेंट हम लोग को समझना है। ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है, एडजस्टमेंट करके हम लोग को करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। पहला एडजस्टमेंट है, द फर्म हैड गेन प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर 2016। 2016 में 50,000 का हमको मुनाफा हुआ है और वो मुनाफा हमको सेल ऑफ मशीनरी से हुआ है। देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको वही प्रॉफिट जो आपको आने वाले साल भी होते रहे, सिंपल सी बात है, वही प्रॉफिट जो नॉर्मली आपके बिजनेस से होते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करें कि आपको आगे भी वही प्रॉफिट होते रहे, जिस चीज में आपका बिजनेस है वही प्रॉफिट, उसके अलावा किसी भी तरीके के प्रॉफिट होंगे आप उन प्रॉफिट्स को या लॉसेस को हटाएं। तो सेल ऑफ मशीनरी आगे आने वाले सालों में तो होगी नहीं, वो एक रेयर केस था जो 2016 में हो गया। 50,000 का मुनाफा हुआ और ये 50,000 का मुनाफा इसमें जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, मुझे इस मुनाफे को हटाना है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे 50,000 माइनस कर देगा। ठीक है, इस 50,000 को मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ये पहला एडजस्टमेंट था जो कि हो गया। दूसरे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, देयर वाज अ abnormal loss of ₹20,000 incurred in the year 2017। 2017 में एक ऐसा नुकसान हुआ जो नॉर्मली नहीं होता है, वो हो गया। किस वजह से हुआ ये भी क्लियरली मेंशन है, बिकॉज ऑफ मशीन बिकमिंग ऑब्सोल्यूट इन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट में आपकी मशीन बेसिकली खराब हो गई। हर साल क्या मशीन खराब होगी आगे चल के? तो नहीं। तो एक 20,000 का नुकसान था जो इस साल हो गया, उसके बाद ये प्रॉफिट हुआ है। अगर वो नुकसान नहीं हुआ होता तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता, तो इसलिए मैं इस 20,000 को यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूं सेकेंड एडजस्टमेंट के नाम पे। तीसरा एडजस्टमेंट सबसे ट्रिकी है और इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। क्या है तीसरा एडजस्टमेंट? ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2017 बिकम अमाउंटिंग टू ₹1 लाख was debited in repairs account। एक हम लोग ने सेकेंड हैंड की मशीन खरीदी और उसमें कुछ रिपेयर कराया और वो हम लोग ने कहा डेबिट कर दिया है रिपेयर अकाउंट में। मशीन का रिपेयर कराते हैं तो वो वैसे तो रिपेयर में जाएगा, बट ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी का मतलब है कि आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी जो रेडी टू यूज की पोजीशन में नहीं थी, उसको रेडी टू यूज की पोजीशन में लाने तक जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो उस मशीन अकाउंट में ही जुड़ेंगे। आपने क्लास 11 में पढ़ा है, आपने एक एसेट खरीदा बट वो अगर रेडी टू यूज नहीं है, रेडी टू यूज तक उसको जितने भी खर्चे होते हैं वो उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो ये जो 1 लाख का खर्चा था ये हम लोग को एसेट में ही रिकॉर्ड करना था, बट हम लोग ने इसको कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है? रिपेयर्स में रिकॉर्ड कर रखा है। ये मिस्टेक है, रिपेयर्स में रिकॉर्ड कर रखा है मतलब हम लोग ने उसको एक खर्चा दिखा रखा है। तो पहले तो उस खर्चे से हटाओ। कौन से साल की बात हो रही है? 2017 को हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, सारे मार्कर ही आज सारे खराब हो गए, मैं बोलूं ये है 2018 और 1 जुलाई, ये 1 जुलाई 2017, ये है 2017। यहाँ पे मैंने मशीन खरीदी है और जो भी मिस्टेक हुई है वो यहाँ पे हुई है। इसका इफेक्ट कहाँ पे होगा? साल के आखिरी में जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे तब इसके सारे इफेक्ट यहाँ पे शो होंगे। तो जितना भी इफेक्ट हुआ होगा वो 2018 में हुआ होगा। एक रिपेयर फालतू का खर्चा हम लोग ने शो कर रखा था जो हम लोग को खर्चा शो नहीं करना चाहिए था, तो उस खर्चे को जब हम शो नहीं करेंगे तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, इस प्रॉफिट को हो जाएगा ये इंक्रीज अगर वो हमने रिपेयर शो नहीं किया होता तो। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है। अगर मैंने उसको रिपेयर में नहीं शो किया होता तो मैंने उसको कहाँ शो किया होता? मैंने उसको एसेट्स में शो किया होता। और अगर आप उसको एसेट्स में शो करते तो वो बैलेंस शीट में शो होता, बिल्कुल होता। और बैलेंस शीट में जब शो होता है एसेट तो उस पर आप डेप्रिसिएशन भी लगाते, बिल्कुल लगाते। और डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाता? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डेप्रिसिएशन का जो खर्चा हुआ वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को रिपीट मतलब वापस से कम कर देगा। ठीक है, तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? यहाँ पे मशीन खरीदी है 1 लाख की और यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा 25% के हिसाब से 1 लाख पे। और कितने मंथ से? 9 मंथ से। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 आएगा। तो 15,000 का डेप्रिसिएशन जो लगेगा यहाँ पे और ये हो जाएगा
सॉरी ये माइनस है, 15,000 से आपका प्रॉफिट हो जाएगा कम। यहां तक तो क्लियर है। अब मशीन की वैल्यू अगर मैं इस डेट को बोलूं तो आपकी बैलेंस शीट में कितने को शो हो रही है? मशीन की वैल्यू यहाँ पे 1 लाख की ली थी और उसमें हम लोगों ने डेप्रिसिएशन भी लगाया था 15,000 रुपये का, और यहाँ पे अल्टीमेटली 85,000 की मशीन की वैल्यू शो हो रही है। अब 2019 जब आएगा तो यहाँ पे मशीन पे फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पहली बात तो मशीन की वैल्यू कितनी हो गई होगी? 85,000। और डेप्रिसिएशन का मेथड है WDV। WDV अगर मेथड है तो जो उसकी वैल्यू है यहाँ पे उसी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मतलब कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 85,000 का कितना परसेंट है? 20% लगा देंगे, जो कि 17,000 आ जाएगा। और अगर SLA मेथड होता तो आप 1 लाख पे लगाते ओरिजिनल वैल्यू पे, और क्योंकि WDV मेथड है तो जो वैल्यू आई उसी पे, तो यहाँ पे 17,000 और माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन का। ये थर्ड एडजस्टमेंट का पूरा ट्रीटमेंट है और यही पॉइंट मुझे बताना था। मैं फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी से। एक रिपेयर में एक गलत खर्चा शो कर दिया है, मैंने उस रिपेयर से हटा के उसको पहले मैंने मशीन में शो किया, तो उस वजह से मेरा प्रॉफिट हो गया इंक्रीज। और जब मैंने उसको मशीन में शो किया तो उसकी वजह से कुछ खर्चे हो गए, एज अ डेप्रिसिएशन मैंने वो रिकॉर्ड किया। और ये डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का है, ध्यान देना, 9 मंथ्स का मैंने इसको डेप्रिसिएशन निकाला। उसके बाद यहाँ पे फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और वो भी WDV मेथड है, तो इसलिए 17,000 हुआ, क्योंकि 85,000 का 20% 17,000 होता है। अब आपके फाइनली करेक्ट प्रॉफिट आ जाएंगे, और करेक्ट प्रॉफिट कितने आएंगे? इधर का तो 90,000 एज इट इज रहेगा, नेगेटिव है मतलब लॉस है। इधर का 1,10,000 हो जाएगा, इधर का 1,70,000 हो जाएगा, इधर का 1,50,000 हो जाएगा, और इधर का 1,60,000 हो जाएगा। ठीक, एवरेज प्रॉफिट में सारी चीजें पुट कर दीजिए। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट मतलब सारी चीजों को ऐड कर दीजिए। ये 90,000 नेगेटिव है, प्लस 1,10,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,60,000 अपॉन कितने साल है? 5 साल है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। अब एवरेज प्रॉफिट में वैल्यू रख दीजिए 1 लाख, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपका क्वेश्चन में गिवन है। कहां पे गिवन है देखते हैं, सेकंड लाइन में गिवन है, इट वाज एग्रीड दैट गुडविल बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब 3, और जो कि आपका हो जाएगा 3 लाख। तो गुडविल आपका फाइनली आ गया। और इसी तरीके से ही ये क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाया जाता है, कठिन बनाया जाता है कुछ एडजस्टमेंट्स देके। तो अगर ये नेट प्रॉफिट या ये करेक्ट प्रॉफिट्स आ जाएंगे तो इस पूरे प्रोसेस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर इसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज के हिसाब से किया होता तो आप इसी करेक्ट प्रॉफिट को वेटेड एवरेज प्रॉफिट का चार्ट बनाते और उसमें 1 2 3 4 5 कर देते और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते। तो ट्रिक पार्ट क्या है ये। अब क्या इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतने ही एडजस्टमेंट है? तो असली बात है नहीं, कुछ थोड़े से एडजस्टमेंट्स और हैं, बट मैं उस एडजस्टमेंट्स के चक्कर में वापस से क्वेश्चंस कराऊंगा तो नहीं, मैं सिर्फ 3-4 एडजस्टमेंट ही आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं कि वो प्लस होगा या माइनस होगा, और पूरे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, वो बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से कर लेंगे। मैं आपको बस करेक्ट प्रॉफिट निकालना सिखाने वाला हूँ। ये जो 4 या 5 एडजस्टमेंट है ट्रिकी वाले, ये आपकी स्क्रीन में आ रहे, इसको देखो और उसी के बेस पे मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। अच्छा, पहला एडजस्टमेंट देखो, इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड इन टू इनकम फॉर द ईयर 2018 एंड 19। 18-19 में हमने एक ऐसा इंटरेस्ट हमको मिला था 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो नॉर्मली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो ये एक तरीके से अब नॉर्मल आपको प्रॉफिट हो गया, और ये प्रॉफिट आपका 2018 और 19 में ऑलरेडी एडेड है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सही करने के लिए इस प्रॉफिट को हटा देंगे। तो अगर मैं पहले ट्रीटमेंट की बात करूं तो ये 10,000 यहां से भी सब्ट्रैक्ट होगा और यहां से भी, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है। सेकंड पार्ट की बात करें, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, तो इंश्योरेंस क्लेम भी आपके बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, तो इसलिए ये भी हमको हटाना पड़ेगा।
तो सेकंड पार्ट भी मैं हटा दे रहा हूँ। इसमें ईयर मैंने नहीं गिवन, इसमें ईयर गिवन है एक्चुअली 2018, ठीक है। तो 2018 में 18,000 मैं माइनस कर देगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, कोई तरीके की इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड आपने की है, उसमें भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ये भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से का पार्ट नहीं है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट क्या है, आपने नॉर्मली सेल ऑफ गुड्स किया है, तो ये भी आपका पार्ट नहीं है, तो इसको भी आप डिक्रीज मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे। 2018 में ही गिवन है 5,000। अब जो फोर्थ पॉइंट है यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। इसका क्या मतलब है, मतलब जब मैंने यहाँ पे 2018 का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया होगा, जो भी बनाया होगा, यहाँ पे मैंने जब बाय क्लोजिंग स्टॉक जितना भी लिखा होगा उसमें 15,000 से ज्यादा का शो हो रहा है। मैंने गलत लिख दिया और 15,000 से ज्यादा का शो कर दिया। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, नॉर्मल सी क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हुआ है तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा सही दिख रहा होगा। तो सही करने के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, इसको मैं कम करूंगा तो प्रॉफिट भी आपका कहीं ना कहीं कम होगा। कितने से, 15,000 से। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है ग्रॉस प्रॉफिट से। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा। तो इस क्वेश्चन में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, वो ऑलरेडी ज्यादा से दिखा दिया है, हम लोग उसको कम करेंगे, इसलिए मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को भी यहाँ पे कम किया है। दूसरा पॉइंट, यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग स्टॉक बदल गया होगा। हाँ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा से शो हो रहा है तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा से शो हो रहा होगा। बोलो हाँ। हाँ, तो क्या करेंगे, अब ओपनिंग स्टॉक को हम वापस से कम करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक का जो रिलेशन होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट से इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। यहां लिख दे रहा हूं इनडायरेक्ट, और इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होगा, ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो ओपनिंग स्टॉक भी इस क्वेश्चन के हिसाब से अगले साल मतलब 2019 के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू शो हो रहा होगा। अब मुझे उसको कम करना पड़ेगा, तो ओपनिंग स्टॉक जब कम होगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा 15,000 से। ठीक, ये ट्रीटमेंट अच्छा था। वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, कोई रिटायरमेंट का कंपनसेशन पे किया है तो हर साल के आपके बिजनेस में कोई ना कोई रिटायर हो रहा होगा तो नहीं, या रिटायर भी हो रहा होगा तो हर साल क्या आप उसको 10,000 ही पे करते रहेंगे तो नहीं। तो ये भी एक फिजूल का खर्चा है जो 2018 में शो ऑलरेडी हुआ वो मैं इसको हटा दूंगा तो वो मेरा प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। ठीक, इस तरीके से आपके सारे करेक्ट प्रॉफिट्स आ जाएंगे, और करेक्ट प्रॉफिट आने के बाद आप उसको एवरेज प्रॉफिट में डाल के गुडविल का अमाउंट निकाल लेंगे। इससे ज्यादा इस टॉपिक में कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आया है और नहीं आएगा, क्योंकि बनता ही नहीं है। क्या हो सकता है, बस थोड़े से नाम चेंज कर दिए जाएंगे बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का जो मेथड था वो यहीं तक का था, बाकी के जो दो मेथड है वो इससे भी आसान है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके।